स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हेनरी फ्योल के जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल जो है उनको फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है और उन्होंने कुछ 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं जिन्हें कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। आज हम उन प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। आज हम हेनरी फ्योल के जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट्स पढ़ेंगे। हेनरी फ्योल का बर्थ 1841 में हुआ था और वो एक माइनिंग इंजीनियर थे। उन्होंने एक कंपनी में एज ए इंजीनियर ज्वाइन किया और उसके बाद उन्होंने टेक्नीशियन ज्वाइन किया और उसके बाद उन्होंने जो कंपनी में प्रॉब्लम्स देखी उसके बाद उन्होंने कुछ ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में उन्होंने लिखा। इनका सबसे पहला मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क यानी हेनरी फ्योल का ये मानना था कि जो मैनेजमेंट के जो मैनेजमेंट में जो काम होता है ना, जो भी हम कंपनी में काम करते हैं उस काम को अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके अलग अलग स्पेशलाइज्ड पर्सन्स को वर्क देंगे तो वो वर्क प्रॉपरली, टाइमली और एफिशिएंटली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल था उनका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फ्योल का ये मानना था कि अगर हम हमारे जो वर्कर्स हैं उनके हाथ में कुछ उनके ओहदे के अकॉर्डिंग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर रहेगी और अथॉरिटी रहेगी तो वो काम को बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि अगर कोई सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है तो उसके हाथ में थोड़ी बहुत अथॉरिटी, थोड़ी बहुत छोटे मोटे डिसीजंस मेकिंग की अथॉरिटी उसके पास अगर होगी तो वो हर चीज़ के लिए टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं जाएगा पूछने के लिए। वो छोटे मोटे डिसीजन अपने बेसिस पे ले लेगा और इस तरह से जो होगा काम जल्दी हो जाएगा। इसीलिए वो चाहता हमारे जो हेनरी फ्योल हैं वो उनका बोलना था कि हर एक लेवल के पास अपने लेवल के अकॉर्डिंग जो है, ओहदे के अकॉर्डिंग जो है वो थोड़ी सी अथॉरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो काम उनको दिया गया है वो उसको उसके अकॉर्डिंग कर सकें। तो जो वर्कर्स रहते हैं उनके अंदर अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना टॉप मैनेजमेंट का काम होता है। अगर उनके पास थोड़ी अथॉरिटी होगी डिसीजन मेकिंग की तो वो अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे कि काम को मुझे समय पे पूरा करना है। उनका नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है डिसिप्लिन। फ्योल का मानना है कि सिंसियरिटी जो है वर्क के लिए, एंटरप्राइज में जो वर्क कर रहे हैं वर्कर्स, उनके काम के प्रति अगर वो सिंसियर होंगे तो ही हमारा जो गोल्स हैं वो प्रॉपरली अचीव हो जाएंगे। तो फ्योल ये चाहते थे कि जो डिसिप्लिन है वो कैसे मैनेज हो पाएगा कि जब हर लेवल पे सबसे बेस्ट सुपरविजन दिया जाएगा। अगर वर्कर्स एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं लेकिन उनको कोई सुपरविजन नहीं है तो वो अपने दिमाग से काम करेंगे। लेकिन अगर उनको कोई उनका हेड है जो उनको हमेशा डायरेक्शंस देता रहेगा, सुपरवाइज करता रहेगा, तो वो काम जो है वो बहुत ही एफिशिएंटली कर पाएंगे और डिसिप्लिन मैनर में होगा, क्योंकि उनको मालूम होगा कि हमारे ऊपर हमारा एक हेड बैठा है। अगर हम काम को अगर मक्कारी से करेंगे या किसी अदर वे में कर रहे हैं या काम से मतलब ब्रेक ले रहे हैं अगेन एंड अगेन, तो वो चीज़ें हमारा जो सुपरवाइज़र है वो चीज़ें वो नोट डाउन कर रहा है और हमें टोकेगा भी सही। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड और हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। यानी उनका कहना है, हेनरी फ्योल का कहना है कि जो कमांड है, जो ऑर्डर है वो ऊपर से आता है, हायर अथॉरिटी से आता है। तो हायर अथॉरिटी ने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर को उसी वे में जो नीचे मिडिल मैनेजमेंट है वो लोअर मैनेजमेंट को समझाए और लोअर मैनेजमेंट है जो वो वर्कर्स को समझाए, यानी उसी तरह से बताए। या फिर पर्सन मतलब जो जितने भी पर्सन टॉप पे हैं उनका कमांड एक ही होना चाहिए। एक पर्सन कुछ और वर्क करने के लिए बोल रहा है, एक कुछ और करने के लिए बोल रहा है, तो जो वर्कर्स हैं नीचे उनके अंडर में काम करने वाले वो कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ये डिफरेंस है कि यूनिटी ऑफ जो कमांड है उसमें एक से ज़्यादा वर्कर्स जो है, एक से ज़्यादा जो सुपीरियर हैं वो अपने को कमांड दे सकते हैं, लेकिन कमांड एक ही होना चाहिए। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये है कि मतलब ये है कि जो पर्सन्स काम कर रहे हैं उनका काम करने का ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए।
उनको एक ही तरफ में पुश करना चाहिए, यानी जो सीनियर्स हैं उनको एक ही गोल को अचीव करने के लिए उनको मतलब प्रेरित करें, उनको उत्साहित करें कि भाई एक ही अपना गोल है और उसको कॉमन गोल्स को अचीव करना है। अगर यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें हमारे काम में नहीं आएंगी, और अगर ये नहीं आएंगी तो एफर्ट्स जो हैं वो बिखर जाएंगे, और एफर्ट्स बिखर जाएंगे तो जो गोल है वो हमारा अचीव नहीं हो पाएगा। अब कन्फ्यूजन होगा कि यूनिटी ऑफ कमांड में और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में मेजर डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हमको मेजर डिफरेंस दे रखा है। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बोला जाता है, इट अंडरलाइंस दैट ईच सबऑर्डिनेट गेट्स ऑर्डर्स एंड रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू वन बॉस। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बोला जाता है कि एक बॉस होगा उनका और उनको काम करना है। वेयर इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या बोला जाता है, उनका ऑब्जेक्टिव एक ही होगा, ग्रुप वन बॉस वन प्लान फॉर ग्रुप एक्टिविटीज। बॉस एक होगा, प्लान एक होगा, लेकिन एक्टिविटी क्या होगी, वो ग्रुप्ड होगी। और यहाँ पे वन बॉस और वन कमांड और वन पर्सन, हर पर्सन को का एक रिस्पॉन्सिबल बॉस होना चाहिए जिसके कमांड्स को वो फॉलो करेगा यूनिटी ऑफ कमांड में। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बॉस एक होगा, प्लान एक होगा, लेकिन जो एक्टिविटी होगी वो किस तरह की होगी, वो ग्रुप एक्टिविटी होगी। अब यूनिटी ऑफ कमांड का मोटो क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डुअल सबऑर्डिनेशन। प्रिवेंशन ऑफ डुअल सबऑर्डिनेशन यानी यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि किसी एक पर्सन के कोई दो बॉस ना हो, है ना, ताकि वो पर्सन कंफ्यूज ना हो। इसका मेन मोटो ये है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मेन मोटो क्या होता है कि एक्टिविटीज ओवरलैप ना हो, यानी कोई किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, कोई किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ऐसा काम ना हो। इफेक्ट जो है यूनिटी ऑफ कमांड का इफेक्ट क्या होता है, इंडिविजुअल एम्प्लॉय पे अलग अलग इफेक्ट होता है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में जो है वो इम्पैक्ट जो है वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल पे होता है। फिर इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो एफिशिएंसी पर्सन की इम्प्रूव करती है और हार्मोनी और डिसिप्लिन लाती है। नेक्स्ट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या करता है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोऑर्डिनेशन और एफर्ट्स में एक्शन में कोऑर्डिनेशन लेके आता है ना, जो भी एक्शन कर रहे हैं उसमें कोऑर्डिनेशन लेके आता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यानी इस प्रिंसिपल में फ्योल का कहना ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में पीपल वर्क कर रहे हैं उनको वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा समझें और उनका वो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बिल्कुल ऑनेस्ट हों, सिंसियर हों। वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किसी भी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन पे हार्म न पहुंचाएं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था। और उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो उनका वर्क है उनको प्रॉपर सुपरविजन मिले, प्रॉपर इंसेंटिव्स मिले, प्रॉपर उनको मतलब वेजेस और उनकी जो भी सैलरीज हैं वो प्रॉपर मिले, ताकि कभी भी वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से हटकर ना सोचें। यहाँ उन्होंने बताया कि उसी 6th वाले हमारे प्रिंसिपल में यहाँ उन्होंने क्या बताया कि एम्प्लॉयज़ ऑनेस्ट और सिंसियर होने चाहिए, उनके प्रॉपर और रेगुलर सुपरविजन होना चाहिए, और उनके जो म्यूचुअल डिफरेंसेस हैं, है ना, और इंटरेस्ट के चेसेस हैं यानी क्लैशेस हैं, यानी अगर उनका इंटरेस्ट यानी उनका फ़ायदा और ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा बिल्कुल अलग अलग, दो अलग अलग दिशाओं में जा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से उसको मॉडिफाई करना चाहिए अपने रूल्स को कि उन कुछ ऑब्जेक्टिव्स उनके भी अचीव हो जाएं और कुछ ऑब्जेक्टिव्स वर्कर्स के भी अचीव हो जाएं, ताकि वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन से हटकर ना सोचें। ये नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में फ्योल का मानना ये है कि उनको जो वर्कर्स हैं उनको ना सिर्फ फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए बल्कि नॉन फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन भी मिलते रहना चाहिए, जैसे कि उनको शाबाशी दे दी या उनका प्रमोशन कर दिया। इस तरह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको सेटिस्फाइड रखना मेन ऑब्जेक्टिव। फ्योल ये कहते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो एम्प्लॉयज़ को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें हमेशा। अगर इस हम ऑब्जेक्टिव को नहीं फॉलो करते हैं तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में कभी भी हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं होंगे। ये हमने आज पढ़े हैं 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्योल के। हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है नेक्स्ट 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय फ्योल।
तो आज हमने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, जो कि हमने 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ तक। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे।